23 दिसंबर 1928 आर्लिंग, आयोवा। एक छोटा सा अमेरिकन टाउन जिसकी पॉपुलेशन उस वक्त मुश्किल से कुछ 100 लोगों की रही होगी। दिन भर यह जगह बिल्कुल नॉर्मल रहती। लोग अपना काम करते, बच्चे खेलते, स्कूल जाते और शाम होते होते सबका दिन खत्म हो जाता। लेकिन उस दिसंबर कोई नहीं सोया। गांव के किनारे एक पुराना फ्रांसिस कॉन्वेंट था, सिंपल, शांत और रिलीजियस। लेकिन दिसंबर 1928 में ये बिल्डिंग बिल्कुल भी शांत नहीं थी। पिछले कई हफ्तों से रात होते ही अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी। कभी किसी औरत की चीख, कभी किसी आदमी की भारी आवाज़, कभी किसी जानवर की गुर्राहट और कभी सिर्फ खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज़्यादा डरावने लगती थी। कॉन्वेंट में रहने वाली कुछ सिस्टर्स ने बाद में बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। कुछ सिस्टर्स ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें दूसरे कॉन्वेंट में भेज दिया जाए। कुछ ने रात में ड्यूटी करना ही बंद कर दिया और जो वहाँ रुकी रही, उन्होंने हर रात रोजरी हाथ में पकड़कर गुजारी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस कमरे में क्या था, या कहे कौन था। उस कमरे में एक औरत को मजबूत स्ट्रैप से बांध रखा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखें आधी खुली हुई थी और सांस बहुत तेज थी। उसके आसपास खड़े थे 2 प्रीस्ट और कुछ फ्रांसिस्कन सिस्टर्स। उस कमरे में जो सबसे बुजुर्ग प्रीस्ट थे, उनका नाम था फादर थियोफिलस रेसिंगर। जर्मनी में पैदा हुए कैपुचिन ऑर्डर के एक मोंक, और उन लोगों में से एक जो एक्सोर्सिज्म को सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानते थे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि फादर की उस औरत के साथ पहली मुलाकात थी, तो आप गलत है। वो इस औरत से पहले भी मिल चुके थे और इसी वजह से जब उन्हें दोबारा बुलाया गया तब उन्होंने तुरंत समझ लिया कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। रिचुअल शुरू हुआ। लैटिन प्रेयर्स कॉन्वेंट के कमरे में गूंजने लगी और जैसे ही फादर ने क्रूसीफिक्स उस औरत के करीब किया, उसका पूरा शरीर एकदम से अकड़ गया। कमरे में मौजूद एक सिस्टर ने बाद में लिखा कि ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत किसी चीज़ से लड़ रही थी जो बाकी किसी को नहीं दिख रही थी। और फिर उसने आंखें खोली, सीधा फादर रेसिंगर की तरफ देखा और एक अजीब सी आवाज़ में बोली, जो आई विटनेसेस के मुताबिक उसकी अपनी आवाज़ नहीं थी। तो फिर आ गया फादर। इस बार भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। ये वर्ड्स बाद में कई रिपोर्ट्स में लिखे गए। वो औरत कौन थी? फादर रेसिंगर उससे पहली बार कब और कैसे मिले? और सबसे बड़ा सवाल कि उसके साथ आखिरकार चल क्या रहा था? अगर हमें इन सब सवालों का जवाब चाहिए तो हमें कॉन्वेंट से बाहर निकलना होगा और वक्त को लगभग 40 साल पीछे ले जाना होगा। एक छोटी सी लड़की के पास, जिसका बचपन देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि एक दिन उसका नाम हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल एलिजेड एक्सोर्सिज्म से जोड़ा जाएगा। 1882 मैराथन, विस्कॉन्सिन। जर्मन इमिग्रेंट्स का एक छोटा सा कैथोलिक कम्युनिटी। यहाँ पैदा होती है एमा स्मिथ, जो बाद में दुनिया एना एकलैंड के नाम से जानेगी। चर्च ने उसका असली नाम कभी पब्लिक नहीं किया। उस ज़माने में एक फैमिली की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी समझा जाता था। उसके फादर जेकब स्मिथ, मदर एना स्मिथ और एमा कुछ सालों बाद अटलांटिक ओशन पार करके अमेरिका आ जाते हैं। उस वक्त यूरोप से अमेरिका माइग्रेशन बहुत कॉमन था।
लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़कर एक नए फ्यूचर की तलाश में अक्सर निकल पड़ते थे। स्मिथ फैमिली भी उन्हीं में से एक थी। डेस्टिनेशन विस्कॉन्सिन। ये वही स्टेट है जहाँ से एमा की कहानी बार बार जुड़ती नजर आती है। लेकिन यहीं एक प्रॉब्लम भी शुरू होती है। कुछ पब्लिश्ड बायोग्राफीज कहती हैं कि एमा का जन्म मिलवाउकी में हुआ था। कुछ कहती है कि वो मैराथन काउंटी में बड़ी हुई, और कुछ डॉक्यूमेंट्स इसका बिल्कुल अपोजिट कहानी सुनाते हैं। तो सच क्या है? सच ये है कि ये आज भी मिस्ट्री है। तो हम ये मान के चलते हैं कि एमा का बचपन विस्कॉन्सिन में बीता था। एमा का परिवार बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस था। सुबह की प्रेयर्स, संडे की मास, बाइबल, रोजरी, ऐसे एनवायरनमेंट में एमा बड़ी हुई थी। जो लोग उसे जानते थे उनका कहना था कि बचपन में वो बिल्कुल ऑर्डिनरी बच्ची थी, ना बहुत शरारती, ना ज़्यादा बोलने वाली। वो अक्सर अपनी माँ के साथ चर्च भी जाया करती थी, घर के काम में हाथ बटाती और बाकी बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी जी रही थी। अगर उस वक्त किसी ने उसे देखकर ये कहा होता कि एक दिन दुनिया उसके नाम हिस्ट्री के मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्सोर्सिज्म केस के साथ जोड़ेगी, तो शायद कोई उस पर यकीन नहीं करता। लेकिन हर इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां कहानी धीरे धीरे बदलना शुरू करती है। और एमा की लाइफ में वो पॉइंट था उसका टीनेज। लगभग 14 या 16 की उम्र। ये वही पीरियड था जब उसके आसपास के लोगों ने उसके बिहेवियर में चेंजेस नोटिस करना शुरू कर दिया था। शुरू शुरू में बहुत छोटे छोटे चेंजेस आए। कभी बिना वजह चुप रहना, कभी घंटों तक एक ही जगह बैठकर खिड़की से बाहर देखते रहना, और कभी ऐसा लगता जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। उसकी माँ जब पूछती एमा क्या हुआ, तो वो सिर्फ इतना कहती, कुछ नहीं। लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा होता कि कुछ तो है, और शायद वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या है। और ऐसे ही करते करते एमा के अंदर और चेंजेस आने लगे, और वो चेंजेस इतने सटल थे कि शुरू में किसी ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया। एमा ने चर्च जाना अवॉइड करना शुरू कर दिया था। पहले कभी कभी, फिर अक्सर, और फिर लगभग हर बार। जब उसे संडे मास के लिए तैयार किया जाता तब वो बेचैन हो जाती। कभी उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती, कभी वो रो पड़ती, कभी गुस्से में चिल्लाने लगती, और कभी चर्च के गेट तक पहुंचते ही वापस मुड़ जाती। उस दौर में ऐसी हरकतों को पोजेशन की निशानी माना जाता था। लेकिन अगर आज कोई साइकेट्रिस्ट ये केस देखे तो शायद वो पहले एंजाइटी, ट्रोमा या किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की पॉसिबिलिटी कंसीडर करे। लेकिन चर्च से दूर रहना सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक शाम डिनर टेबल पर पूरा परिवार बैठा था। सबके सामने खाना सर्व हुआ। सबने खाना भी खाना शुरू कर दिया, सिवाय एमा के। वो प्लेट को एक टक घूरे जा रही थी। एमा के फादर ने थोड़ा सख्त स्वभाव में पूछा, एमा खाना क्यों नहीं खा रही? एमा ने सर हिलाते हुए बोला, इसे हटा दो, मुझे नहीं खाना, इसमें कुछ गलत है। कमरे में बैठे सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। खाना तो वही था जो सब खा रहे थे। फिर एमा को ऐसा क्यों लगा कि इसमें कुछ गलत है? उस वक्त किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, पर कुछ देर बाद पता चला कि खाने को सर्व करने से पहले प्रेयर्स पढ़ी गई थी। और ऐसा पहली बार हो रहा था जब एमा ने किसी ब्लेस्ड चीज़ को देखकर इतना अजीब रिएक्शन दिया हो। उसकी फैमिली ने इसे कोइंसिडेंस समझा। उन्हें लगा कि शायद उसका मूड ठीक नहीं है, या शायद वो किसी बात को लेकर परेशान थी। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में ऐसे इंसिडेंट्स बार बार होने लगे। कभी डिनर टेबल पर, कभी मॉर्निंग प्रेयर्स में, कभी चर्च जाते वक्त। हर बार पैटर्न लगभग एक जैसा होता था। जब भी उसके सामने कोई रिलीजियस चीज़ या कोई पवित्र चीज़ आती तो वो अनयूजुअल बिहेव करने लगती। कभी उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता,
कभी उसके हाथ कांपने लगते और कभी वो बिना किसी वजह के गुस्सा हो जाती। उसके पेरेंट्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि असल में उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। फिर एक संडे फैमिली ने डिसाइड किया कि चाहे जो हो जाए आज एमा को चर्च लेके जाएंगे। ऐसा ही हुआ। एमा परिवार वालों के साथ निकली, चर्च तक पहुंची। तब तक एमा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही वो चर्च के गेट पर पहुंची उसके पैर अपने आप रुक गए। उसकी सांस तेज होने लगी और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने अपनी माँ का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि उनके हाथों पर एमा के उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, उसकी माँ ने प्यार से समझाया। बस थोड़ी देर की बात है माँ। लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। कुछ लोगों ने बाद में क्लेम किया कि वो चर्च की तरफ देख भी नहीं पा रही थी, जैसे चर्च के अंदर उसे साक्षात मौत दिखाई दे रही हो। रात होते ही घर का माहौल बदलने लगा। एमा को नींद आना बंद हो गई थी। कभी वो सारी रात खिड़की से बाहर देखती रहती, कभी वो रात भर घर में घूमती रहती और कभी कभी तो उसके कमरे से धीमी आवाज़ में बातें करने की आवाज़ आती थी। उसकी माँ कई बार दरवाज़ा खोलकर देखती, पर कमरे में सिर्फ एमा मिलती और कोई नहीं। एक रात ऐसे ही एमा के कमरे से बातें करने की आवाज़ आ रही थी, तो एमा की माँ ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एज़ यूजुअल कोई नहीं था। एमा की माँ ने उसे पूछा, बेटा किससे बात कर रही हो? एमा ने धीरे से सर घुमाया और कमरे के अंधेरे कोने की तरफ उंगली की। वो यहीं खड़ा है। माँ ने उस डायरेक्शन में देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। ये इंसिडेंट किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन फैमिली के बारे में लिखे गए अकाउंट्स में इस तरह की बातें बार बार सामने आती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि ट्रॉमा, स्लीप डिसऑर्डर और कुछ साइकेट्रिक कंडीशन में भी लोग आवाज़ें सुन सकते हैं और किसी की प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त 1900 के शुरुआती सालों में ऐसी चीज़ों को अक्सर सुपरनैचुरल से जोड़कर देखा जाता था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, एमा का बिहेवियर और भी अनप्रेडिक्टेबल होता गया। कभी वो बिल्कुल नॉर्मल लगती, फैमिली के साथ बैठकर हंसती, बातें करती, काम करती, और फिर बिना किसी वार्निंग के झटके से बदल जाती। उसकी पर्सनैलिटी ही अलग लगने लगती। ये मूड स्विंग इतने अनयूजुअल थे कि आसपास के लोग भी नोटिस करने लगे थे, और उस दौर में ऐसी बातें बहुत जल्द फैल जाती थी। धीरे धीरे लोग एमा के घर के बारे में बात करने लगे थे। उस लड़की के साथ कुछ ठीक नहीं है, शायद किसी ने कोई जादू किया है, किसी बुरी चीज़ का असर है शायद। आज ये बातें रैशनल लग सकती है, लेकिन उस ज़माने का सोशल और रिलीजियस एनवायरनमेंट समझना ज़रूरी है। साइंस और साइकेट्री अभी उतना डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए लोग हर अजीब चीज़ का जवाब मेडिसिन में कम और रिलीजन में ज़्यादा ढूंढते थे। और इसीलिए एमा की फैमिली ने भी धीरे धीरे डॉक्टर से ज़्यादा चर्च पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। और इसी दौरान एक और नाम सामने आता है, मीना, एमा की आंट। पेशे से तो मीना हर्ब्स और ट्रेडिशनल रेमेडीज बनाती थी, पर लोगों को ऐसा नहीं लगता था। उनके मुताबिक मीना एक विच थी, डायन, जो विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करती थी। लोगों के मुताबिक मीना काला जादू करना और तांत्रिक क्रिया में माहिर थी, और उसी ने एमा पर काला जादू किया था। लेकिन ये मीना ने अकेले नहीं किया था, उसका किसी ने साथ दिया था, और वो था जेकब स्मिथ, एमा का बाप। चर्च अकाउंट्स के मुताबिक जेकब कभी रिलीजियस आदमी था ही नहीं, बल्कि वो तो मीना के साथ मिलकर काला जादू प्रैक्टिस किया करता था। और उनके एमा के ऊपर काला जादू करने के दो कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कि जेकब एमा के साथ इंसेस्ट करना चाहता था, और जब एमा ने उसका विरोध किया तो गुस्से में आकर उसने मीना के साथ मिलकर एमा पर काला जादू कर दिया। और दूसरा कि जेकब और मीना दोनों मिलकर एमा को सैक्रिफाइस करना चाहते थे, ताकि उनकी काली शक्तियाँ बढ़ सकें। लेकिन
इन बातों का कोई इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल प्रूफ कभी नहीं मिला। ये सारी डिटेल्स हमें बाद में चर्च के अकाउंट्स और ओरल स्टोरीज से सुनने को मिलती है। लेकिन जैकब का एमा के साथ इंसेस्ट करने वाली बात एमा ने खुद बताई थी, और ये भी बताया था कि जैकब उसको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी किया करता था। और अगर एमा वाकई में इतने सवियर ट्रॉमा से गुजर रही थी, तो ये उसके लेटर बिहेवियर को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है। खैर, एमा की कंडीशन इतनी सीरियस हो गई थी कि फैमिली को लगने लगा कि ये बात अब उनके बस की नहीं रही। डॉक्टर्स, घर वाले, लोकल प्रीस्ट, किसी को नहीं पता था कि आखिर इस लड़की के साथ हो क्या रहा है। और इसी सवाल को जवाब ढूंढने के लिए एक नाम सजेस्ट किया गया, फादर थियोफिलस रेसिंगर। और ऐसे ही फादर रेसिंगर एमा से पहली बार मिले। 1912 एमा की कंडीशन धीरे धीरे उस पॉइंट पर पहुंच चुकी थी जहां उसका परिवार को लगने लगा था कि अब उनके पास चर्च की मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन चर्च ऐसे ही किसी को पोजेस डिक्लेयर नहीं करता था। चर्च का फोकस हमेशा यही होता था कि जितनी नेचुरल एक्सप्लेनेशन हो सके उनको पहले कंसीडर किया जाए। इसीलिए फादर रेसिंगर को बुलाया गया, ना सिर्फ एक प्रीस्ट के रूप में बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर के रूप में भी। एमा और फादर की मीटिंग्स कई दिन तक चली। इन मीटिंग्स में फादर एमा से बात करते, उसका रिएक्शन ऑब्जर्व करते, उसकी फैमिली मेम्बर से अलग से बात करते और हर मीटिंग के बाद नोट्स बनाते। वो सिर्फ कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना चाहते थे, बल्कि वो समझना चाहते थे कि असल में एमा के साथ हो क्या रहा है। इन मीटिंग्स में फादर ने एमा के बिहेवियर के काफ़ी चेंजेस नोट किए। जैसे ही फादर अपनी प्रेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते तो शांत बैठी हुई एमा एकदम से वॉयलेंट हो जाती। कभी वो आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती, कभी बिना वजह हंसने लगती और कभी इतनी ज़ोर से चिल्लाती कि घर के दूसरे कमरे में बैठे लोग तक घबरा जाते। आज अगर कोई साइकियाट्रिस्ट इस डिस्क्रिप्शन को पढ़े तो वो सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस, पैनिक रिस्पॉन्स या ट्रॉमा ट्रिगर जैसी पॉसिबिलिटीज़ भी कंसीडर करें। बट अगेन, वो दौर 1900 का था, तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। कई दिन ऑब्जर्व करने के बाद फादर ने डिसाइड किया कि वो एक फॉर्मल एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस रिचुअल के बारे में हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एना एक्लैंड के फेमस 1928 एक्सोर्सिज्म के कंपैरिजन में 1912 वाले रिचुअल के रिकॉर्ड्स लगभग ना के बराबर है। ना उसके डिटेल्ड डेली नोट्स मिलते हैं, ना आई विटनेसेस के डिस्क्रिप्शंस और ना ही उस लेवल की डॉक्यूमेंटेशन। हम बस इतना जानते हैं कि रिचुअल हुआ और उसके बाद एमा की कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट की गई। कितनी इम्प्रूवमेंट हुई ये किसी डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इतना ज़रूर लगता है कि सिचुएशन कुछ समय के लिए स्टेबल हो गई थी। 1912 से 1928 के बीच लगभग 16 साल एमा ने कैसे गुजारे, वो कहाँ रही, उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन कैसी थी, इन सब के बारे में बहुत कम जानकारी है। हम बस इतना जानते हैं कि इस रिचुअल के बाद फादर को बुलाने की ज़रूरत सालों तक नहीं पड़ी। 1928 अमेरिका का मिडवेस्ट रीजन। समर ख़त्म होने ही वाला था और इस दौरान चर्च तक एक पुरानी पहचान दोबारा पहुंची, एमा। इस बार सिचुएशन पहले से काफ़ी ज़्यादा सीरियस बताई जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका वायलेंट एपिसोड्स दोबारा शुरू हो चुके थे और उसके बिहेवियर और भी स्ट्रेंज होते जा रहे थे। इसी वक्त फादर जोसेफ स्टेगर का नाम सामने आता है, अर्लिंग आयोवा के सेंट जोसेफ चर्च के प्रीस्ट। जब उन्होंने एमा के केस के बारे में सुना तो उन्होंने सजेशन दिया कि अगर एक्सोर्सिज्म दोबारा करना है तो इस बार घर में ना करके एक ऐसी जगह करना चाहिए जहां प्राइवेसी हो, जहां लगातार प्रेयर हो सके और अंदर की खबर बाहर ना जा सके। उन्होंने चूज़ किया फ्रांसिस्कन सिस्टर्स का कॉन्वेंट, अर्लिंग आयोवा। कॉन्वेंट पहुंचते ही सिस्टर्स ने नोटिस किया
कि एमा फिजिकली बहुत कमज़ोर लग रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। फादर ने एमा के लिए एक अलग रूम तैयार करवाया था। खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगवाए गए थे। रूम से एक्स्ट्रा फर्नीचर हटवा दिए गए थे ताकि एमा के अगर वोलेंट एपिसोड आए भी तो किसी को चोट ना पहुंचे। 18 अगस्त की सुबह तक फादर रेसिंगर भी कॉन्वेंट पहुंच चुके थे। सारी तैयारियां भी हो चुकी थी और उसी से एना एकलैंड के एक्सोर्सिज्म की शुरुआत हुई। रूम में सिर्फ कुछ ही लोग मौजूद थे, फादर रेसिंगर, फादर जोसेफ और कुछ फ्रांसिस्कन सिस्टर्स। रिचुअल शुरू होने से पहले सबने मिलकर प्रेयर्स की। उसके बाद रोमन रिचुअल की किताब खोली गई। लैटिन प्रेयर्स धीरे धीरे कमरे में गूंजने लगी। शुरू में सब कुछ ठीक था। एमा बेड पर चुपचाप बैठी थी, पर प्रेयर जैसे ही आगे बढ़ने लगी उसकी सांसें तेज हो गई। उसका चेहरा बदलने लगा, हाथ कांपने लगे और अचानक उसने इतनी जोर से चिल्लाया कि कॉन्वेंट का दूसरा हिस्सा तक गूंज पड़ा। विटनेस के मुताबिक वो अलग अलग भाषाओं में बात कर रही थी, ऐसी भाषाएं जो उसने आज तक पढ़ी भी नहीं। और तो और वो अलग अलग आवाज़ों में भी बातें कर रही थी, कभी बहुत ही बारी आवाज़, कभी बहुत ही पतली। उस दिन रिचुअल घंटों तक चला। रूम में मौजूद हर इंसान थक चुका था, लेकिन इस रिचुअल से फादर को एक बात तो पता चल चुकी थी कि ये एक्सोर्सिज्म एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला। रिचुअल अगले दिन भी जारी रहा और उसके अगले दिन भी। फादर रेसिंगर दिन में कई बार प्रेयर्स पढ़ते, फिर बीच बीच में एमा को आराम भी दिया जाता। पर प्रेयर जैसे ही दोबारा शुरू होती उसका बिहेवियर दोबारा बदल जाता। कभी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती, कभी वो रूम में मौजूद लोगों को गालियाँ देने लगती, और आई विटनेसेस के मुताबिक तो कई बार उसने ऐसी पर्सनल बातें भी कही जो उसके लिए जानना मुमकिन ही नहीं था। एक सेशन के दौरान आई विटनेसेस ने क्लेम किया कि एम्मा ने अचानक बहुत सारी आवाज़ों में बोलना शुरू कर दिया। फादर रेसिंगर के अकॉर्डिंग ये आवाज़ें एम्मा के अंदर जो इविल स्पिरिट्स हैं उनकी थी, और उनमें से 2 स्पिरिट्स मीना और जेकब की थी, एम्मा की आंट और उसका बाप। उन्होंने मरने के बाद भी एम्मा का पीछा नहीं छोड़ा था। 26 अगस्त 1928 एक्सोर्सिज्म लगभग एक हफ्ते तक चलने के बाद पहला फेज खत्म हुआ। सब लोग मेंटली और फिजिकली थक चुके थे, लेकिन एक बात क्लियर थी, एक्सोर्सिज्म अभी खत्म नहीं हुआ था। फादर रेसिंगर ने डिसाइड किया कि रिचुअल कुछ दिनों के लिए रोका जाएगा ताकि सब लोगों को थोड़ा आराम मिल सके और एम्मा की कंडीशन को भी दोबारा असेस किया जा सके। लगभग 17 दिन के विराम के बाद 13 सितंबर 1928 को एम्मा का एक्सोर्सिज्म दोबारा शुरू किया गया। फादर रेसिंगर को ये उम्मीद थी कि इतने दिनों की रिकवरी के बाद एम्मा की कंडीशन में सुधार आया होगा, लेकिन वो गलत थे। एम्मा का बिहेवियर पहले से भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। वो प्रेयर्स रोकने की लगातार कोशिश करने लगी थी, कभी फादर को गालियाँ देना, कभी खुद को नुकसान पहुँचाना। वो हर एक कोशिश कर रही थी जो भी चल रहा है वो सब रोकने की। और इसी फेज के दौरान चर्च के रिकॉर्ड में एक ऐसा क्लेम मिलता है जिसने इस केस को फेमस बना दिया था। आई विटनेसेस के मुताबिक रिचुअल के दौरान एम्मा की फिजिकल स्ट्रेंथ अचानक से बहुत बढ़ जाती थी। कभी कभी तो कई लोग मिलकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। सोचकर देखिए, एक ऐसी औरत जो अधमरी कंडीशन में है, जो ढंग से खाना भी नहीं खा पा रही है, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ सकती है। इसी बीच एक और क्लेम सामने आया। फादर रेसिंगर ने लिखा कि एम्मा उस कमरे में मौजूद लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताया करती थी जो फादर के हिसाब से एम्मा के लिए जानना मुमकिन ही नहीं था। ये किस तरह की बातें थी इसका डिटेल रिकॉर्ड तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन फादर को डराने के लिए एम्मा ऐसी हरकतें अक्सर किया करती थी, या कोई और करता था। सितंबर 20 दूसरा फेज भी खत्म हो गया। एम्मा जिंदा थी लेकिन बुरी तरह थक चुकी थी, और फादर भी समझ गए थे कि अगर ये सब खत्म करना है तो अगला रिचुअल आखिरी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अगले एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए 3 महीने लिए।
अगले 3 महीनों तक एमा पर कोई रिचुअल नहीं किया गया, बल्कि उसकी सेहत को बेहतर करने पर ध्यान दिया गया ताकि उसको भी आखिरी एक्सोर्सिज्म के लिए तैयार किया जा सके। क्योंकि सबको पता था कि अगर इस बार कोई नतीजा नहीं निकला तो शायद दोबारा मौका ना मिले। ऐसे ही करते करते 3 महीने बीत जाते हैं और फिर आता है 15 दिसंबर 1928। सर्दी अपने चरम पर थी। कॉन्वेंट के बाहर बर्फ जम चुकी थी, लेकिन उस कमरे में अभी भी एक अजीब सी सफोकेटिंग गर्मी थी। कमरे का माहौल पहले दोनों फेज से अलग था और सबको महसूस हो रहा था कि आखिरी कोशिश है। इसके बाद या तो सब कुछ खत्म हो जाएगा या सब खत्म। फाइनल फ्रेज शुरू हुआ। इस बार फादर रेसिंगर ने डिसाइड किया कि प्रेयर्स को बीच में कम से कम रोका जाएगा ताकि रिचुअल की इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सके। रूम में सिर्फ ज़रूरी लोगों को ही रखा गया, बाकी सिस्टर्स कॉन्वेंट के चैपल में लगातार प्रेयर्स करती रही। पहले 2 दिन एमा का बिहेवियर एज यूजुअल वॉयलेट था। वो चीखती चिल्लाती, फादर को प्रेयर्स रोकने के लिए धमकियाँ देती और साथ ही साथ एमा ने खाना खाना भी बंद कर दिया था। कभी वो सिर्फ पानी पीती और कभी वो भी नहीं। और आई विटनेसेस ने यह भी क्लेम किया कि जब वो उल्टियाँ किया करती थी तो उसकी उल्टी बहुत ही ज़्यादा बदबूदार और उसमें तंबाकू के पत्ते निकला करते थे। रिचुअल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो फादर ने लिखा कि एमा 4 अलग अलग आवाज़ों में बात किया करती थी, जो कि फादर के अकॉर्डिंग 4 अलग अलग इविल स्पिरिट्स की थी। और फादर के अकॉर्डिंग वो 4 स्पिरिट्स बेल्जेबुब, जूडस इस्करियोट, जेकब और मीना थे। जेकब और मीना तो हमें पता है कि एमा के फादर और आंट थे, लेकिन बेल्जेबुब और जूडस इस्करियोट कौन थे? एक्चुअली बेल्जेबुब क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग एक डीमन है जो हेल में रहता है। कई जगह उसे प्रिंस ऑफ डीमंस भी कहा जाता है, जो कि सेटन के बाद दूसरा सबसे ताकतवर डीमन है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि बेल्जेबुब और सेटन एक ही है। और जूडस इस्करियोट जीसस ऑफ नाज़रेथ के 12 डिसाइपल्स में से एक था और उसने सिर्फ 30 सिल्वर कॉइन्स के लिए जीसस को धोखा दिया था। जब सोल्जर्स जीसस को पकड़ने आए थे तो जूडस ने उन्हें जीसस की पहचान बताने के लिए जीसस को किस किया था और इसी वजह से किस ऑफ जूडस आज भी धोखे और बेट्रियल का सिंबल माना जाता है। और फादर के अकॉर्डिंग यही वो इविल स्पिरिट्स थी जो एमा के अंदर घर करके बैठी थी। फिर आया 23 दिसंबर 1928, फाइनल डे। रूम का माहौल पहले से अलग था। कई दिनों की लगातार प्रेयर्स के बाद हर इंसान थक चुका था। फादर जोसेफ चुपचाप रोजरी पकड़े खड़े थे, फ्रांसिका सिस्टर्स घुटनों पर बैठी प्रेयर्स कर रही थी और फादर रेसिंगर रोमन रिचुअल का आखिरी हिस्सा पढ़ रहे थे, सिर्फ इसी उम्मीद में कि आज सब कुछ खत्म हो जाए। फादर ने प्रेयर पढ़ना शुरू किया और जैसे ही फादर ने प्रेयर की इंटेंसिटी बढ़ाई, एमा का शरीर अचानक से अकड़ने लगा और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वहाँ मौजूद आई विटनेसेस ने बताया कि उस समय एमा हवा में झूल रही थी। ये देखकर फादर ने प्रेयर की इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया। कॉन्वेंट में सिर्फ प्रेयर्स की आवाज़ और एमा की चीखें गूंज रही थी। एमा का बेड इतनी ज़ोरों से हिल रहा था जैसे कोई भूकंप आ गया हो। फादर ने क्रॉस को एमा के सामने उठाया और कहा, इन द नेम ऑफ फादर एंड ऑफ द होली सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट्स आई कमांड यू टू डिपार्ट। जैसे ही फादर ने यह कहा, एमा जोर जोर से चीखने लगी और बार बार ये 4 नाम पुकारने लगी। और फिर अचानक से सब शांत हो गया। एमा बेसुध बेड पर गिर गई। बेड ने हिलना बंद कर दिया और पूरे कॉन्वेंट में सन्नाटा छा गया। कुछ पलों तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर फादर जोसेफ एमा की तरफ आगे बढ़े और उसकी नब्ज चेक की। वो जिंदा थी। वहाँ मौजूद
हर किसी ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद एमा ने धीरे धीरे आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसके पहले शब्द थे, जीसस मर्सी, प्रेज्ड बी जीसस क्राइस्ट। ये सुनते ही फादर समझ गए थे कि एक्सोर्सिज्म पूरा हो चुका है। अगली सुबह कॉन्वेंट का माहौल बिल्कुल अलग था। एमा पहली बार शांत नजर आ रही थी, खाना भी थोड़ा बहुत खा रही थी और सबसे इम्पोर्टेंट, अब वो रिलीजियस सिंबल्स के प्रति, होली वाटर और प्रेयर्स के प्रति वैसा रिएक्ट नहीं कर रही थी जैसा पहले करती थी। फादर ने बाद में मेंशन किया कि अब एमा बिल्कुल ठीक है और अगर उससे फ्यूचर में कभी सिम्टम्स आए भी तो वह पहले जितने सीरियस नहीं होंगे। कुछ दिनों बाद एमा कॉन्वेंट से चली गई। उसके बाद वो कहाँ रही, कैसे रही, इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है और चर्च ने भी उसकी असली पहचान पब्लिक करने से मना कर दिया। आप में से कई लोग उसे एना एकलंड के नाम से जानते हैं, कई एमा स्मिथ के नाम से, कई हुल्डा एमा स्मिथ के नाम से और कई मैरी एक्स के नाम से। नाम चाहे जो भी हो, पर सुकून की बात तो ये थी कि अब वो ठीक हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एमा एकलंड की, एक रियल लाइफ पोजेशन स्टोरी। उन इंसिडेंट्स को घटे हुए आज लगभग एक सदी बीत चुकी है। फादर रेसिंगर, फादर जोसेफ, फ्रांसिस्कन सिस्टर्स और एमा सब इस दुनिया से जा चुके हैं और अगर कुछ पीछे छोड़ के गए हैं तो वो है एक दिल दहला देने वाली कहानी और बहुत सारे सवाल, ऐसे सवाल जिनके जवाब आज भी राज है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये राज भी उन्हीं के साथ चले गए। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये रियल लाइफ स्टोरी सुन के मज़ा आया होगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और अगर आपके पास मेरे चैनल के लिए और मेरी वीडियोस के लिए अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो भी कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकूँ। और लास्टली, अगर आपके पास भी ऐसे रियल हॉरर इंसिडेंट्स है या फिर स्टोरीज़ है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे जीमेल पर जो कि डिस्क्रिप्शन में है। मैं उन्हें अपने अंदाज में अपने चैनल पर सुनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।